हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप लोग बिगिनर हो या फिर थोड़ा सा लेवल आपका एडवांस हो, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर से जो लोग इसमें अभी अभी अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आप एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में देखने वाले हैं, और ना सिर्फ यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आपको उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में भी समझाने वाला हूँ। बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सीखना बड़ी बात नहीं है, आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि आप जो मैनेजमेंट करने वाले हो, यानी जिस प्रोजेक्ट को देखने वाले हो, आपको क्या उस प्रोजेक्ट की एसओपी समझ में आ भी रही है या नहीं आ पा रही है। बिकॉज एमएसपी हो या फिर प्राइमवेरा, दोनों ही सॉफ्टवेयर आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर जरूर सीख लेते हैं, बट इसमें आपको किस तरीके से आपके जो प्रोजेक्ट है, यानी जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है, उसका एसओपी को आप लोग किस तरीके से उसके अंदर उतारना है, क्या ये चीजें आपको समझ में आती हैं या नहीं आती हैं। बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना कैरियर जो है बनाना है। कैरियर बनाना है, बिल्कुल बात समझ में आती है, ठीक है, बनाइए, लेकिन जो आप करके आए हो अभी तक या जो जानते हो, क्या उसकी आपको सीक्वेंस समझ में आती है या नहीं आती है। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज पिछले एक महीने के अंदर आप में से काफी सारे लोगों की कॉल्स मेरे पास आई हैं, और उन्होंने अपनी बात तो रखी है कि मुझे ये चीज में अपना कैरियर बनाना है, बट जब मैंने उनसे क्वेश्चनिंग करी है तो वो टोटली ब्लैंक थे। तो इस वजह से मैंने फाइनली यहाँ पे डिसाइड किया कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैं यहां पे समझाऊंगा बिल्कुल एमएसपी में किस तरीके से करा जाएगा। और ये फिर मैं बोल रहा हूं, ये आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पे मैं बिगिनर लेवल से चीजों को लेके जाने वाला हूं। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बताने के साथ साथ इसमें आपको यह भी समझ में आएगा कि प्राइमवेरा हो या एमएसपी हो, आपको शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए दो चीजें आपको समझ में आएंगी। एक खास तरीके का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज्यादा चलन में है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो अभी आपको यहां पे वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये कि आपको उसी प्रोजेक्ट को प्राइमवेरा के अंदर, या फिर अगर आप एमएसपी कर रहे हो, तब आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब वो खास तरीके का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या है, तो जी हां, अब मैं उसके बारे में यहां पे बात करता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पे मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि प्राइमवेरा का लाइव बैच हमारी एप्लीकेशन पे चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, और सक्सेसफुली हमने यहाँ पे एक बैच को कंप्लीट भी कर लिया है, और दूसरा बैच मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप में से जो भी लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो इस कोर्स को आप जाके एक बार अवेल कर सकते हैं। और ख़रीदने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि एक बार जाके जो फर्स्ट बैच के जो हमने कंप्लीट किया है, तो उसमें जो हमारे साथ जो प्रोफेशनल्स रहे थे, उनका क्या कहना है हमारे कोर्स के बारे में, तो एक बार उनके रिव्यूज़ मैंने यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, तो एक बार जाके वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप में से सभी लोगों ने जो भी मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन बहुत देखा होगा, जिसमें से खास तौर से दिल्ली एनसीआर, मुंबई और चेन्नई या कोलकाता की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपने बेसमेंट्स का कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल मॉल्स का कंस्ट्रक्शन, सबवेज का कंस्ट्रक्शन, वेल्स का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज फाउंडेशंस का कंस्ट्रक्शन, ये जरूर होता हुआ देखा होगा। तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूं, बिकॉज जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन नेचर के प्रोजेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, वो है आपका डायफ्राम वॉल। बिकॉज ये सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इन सब में डायफ्राम वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली डायफ्राम वॉल जो होती है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि एज अ रिटेंशन सिस्टम की तरीके से यूज होती है, और ये एक परमानेंट फाउंडेशन भी
कहलाती है। इसको इन शॉर्ट हम डी वॉल भी कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि डायफ्राम वॉल बेसिकली क्या होती है, क्या इसके यूजेस हैं, और आपने अपने चारों तरफ भी इसका कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बहुत ही रेयर आप में से लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे। जो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि ये एक्चुअल में होता कैसे। इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनका फाउंडेशंस किस तरीके से होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में, यानी इस टाइप के जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, चाहे वो बेसमेंट हो, चाहे वो सबवेज हो, चाहे वेल्स हो, तो यहाँ पे जब फाउंडेशन का काम किया जाता है तो पहले डायफ्राम वॉल भी बनाई जाती है। अब डायफ्राम वॉल बेसिकली 2 स्टेजेस में इसका काम होता है, जिसमें पहला होता है गाइड वॉल और दूसरा होता है उसका मेन वॉल यानी डायफ्राम वॉल। तो गाइड वॉल बेसिकली क्या है और डायफ्राम वॉल क्या है, इन दोनों के कंस्ट्रक्शन में क्या सीक्वेंस है, तो वो एक बार यहां पे पहले से समझ लेते हैं। सबसे पहले गाइड वॉल का कंस्ट्रक्शन होगा, देन आपकी ग्रैबिंग होगी, उसके बाद आप रीइंफोर्समेंट वर्क करेंगे, देन कंक्रीटिंग करेंगे, देन उसके बाद एंकरिंग एंड फाइनली आपका स्ट्रेसिंग एंड इलोंगेशन चेक वगैरह करते हैं। तो ये कंप्लीट एसओपी हो गया आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम वॉल। तो यहां पे सबसे पहला भी मैंने जिक्र किया गाइड वॉल। तो गाइड वॉल के बारे में मैं पहले आपको यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। गाइड वॉल बेसिकली 2 टेम्पररी पैरेलल वॉल्स होती हैं और जिनका खास तौर से काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जब डायफ्राम वॉल जब आप कास्ट करते हैं तो उनकी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी सारी डेप्थ में जाके आप एक्सकेवेशन करते हैं, 17 मीटर 20 मीटर जो भी है डिपेंडिंग ऑन योर सॉइल कंडीशन। ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ गाइड वॉल ही आप मेंटेन कर पाओगे। सो गाइड वॉल बनाने के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है डायफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन में, वो होती है आपकी ग्रैबिंग। ग्रैबिंग बेसिकली एक्सकेवेशन को ही बोलते हैं और एक्सकेवेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक मशीन आती है जिसको हम कैसा ग्रांडे भी बोलते हैं। ये सारे जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं एसओपी, ये आपको विजुअल्स में भी आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। सो कैसा ग्रांडे तो ग्रैबिंग करता है और ग्रैबिंग भी 2 पार्ट में की जाती है। पहली जो बोरिंग होती है वो ड्राई बोरिंग होती है और उसके बाद जो है पॉलीमर स्लरी का इस्तेमाल हम करते हैं। ग्रैबिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी आपकी रिक्वायर्ड डेप्थ होती है अप टू दैट डेप्थ तक जहां पे आपको एक्सकेवेशन यानी आपका अचीव आपने कर लिया विद द हेल्प ऑफ योर कैसा ग्रांडे मशीन, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वर्क होता है वो आपका रीइंफोर्समेंट वर्क होता है, यानी केज को लोअर करना। यानी जितनी भी आपका आपने डेप्थ का जो केज प्रिपेयर किया होगा उसको आप विद द हेल्प ऑफ क्रेन्स जो है आप उसको लोअर करोगे। जब केज आप इंसर्ट कर देते हो उसके बाद जो है आप स्टॉप एंड्स को डालते हो। स्टॉप एंड डालने के बाद फिर आप उसमें कंक्रीटिंग करते हो। कंक्रीटिंग करने के कुछ टाइम बाद आप उस स्टॉप एंड को रिमूव कर देते हैं और फाइनली कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, यानी सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या होता है कंस्ट्रक्शन में डायफ्राम वॉल के, हालांकि इसमें और भी 2 स्टेप्स आगे हैं कि आपको एंकरिंग वर्क करनी होती है, फिर आपको स्ट्रेसिंग वगैरह भी की जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल एक तरीके से एसओपी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब ये चीजें मैंने आपको समझाई क्यों है? ये चीजें मैंने आपको इसलिए समझाई हैं क्योंकि अगर आप इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि ये ऐसे ऐसे मुझे काम करना है, यानी शुरुआत से आखिर तक इस तरीके से चलना है, तभी आप प्लानिंग कर पाओगे। और ये तो मैंने सिर्फ आपको एक कंस्ट्रक्शन डायफ्राम वॉल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है। यहाँ पे आप जिस भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो उसकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, यानी कहां से आप स्टार्ट करोगे और कहां तक आपको लेके जाना है। और ये भी हो सकता है कि ये जो मैंने आपको एसओपी बताई है इसमें से कुछ ऐसे स्टेप्स हो जिनको मैं पैरेलली चला सकता हूं। पैरेलली का मतलब होता है 2 टास्क साथ साथ स्टार्ट करना। अब यहां से मैनेजमेंट वाली बातें स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज अब यही सारी चीजें जो है यानी डायफ्राम वॉल का प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्राइमावेरा के अंदर यानी लोड करनी है, ये सारी बातें वो हम प्राइमावेरा के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए प्राइमावेरा के ऊपर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और ऑलरेडी इस चीज़ पे कि हमें प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, शुरुआत से लेके आखिर तक जो बेसिक स्टेप्स रहते हैं प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको मैं ऑलरेडी 3.5 घंटे की एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में वो सारी चीज़ें को एक्सप्लेन किया हुआ था।
तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स भी दिए हैं, तो मेरा एक बार रिकमेंडेशन ये है कि उस वीडियो को आप जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमें वही काम करना होगा कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, और ये सारी चीज़ें जो प्रोफेशनली हम वर्क करते हैं ये क्रोनोलॉजी में किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें हम कोर्स में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सारी चीज़ों को समझते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आपका थोड़ा बहुत भी इसमें अगर आप जानते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पे डायफ्राम वॉल के बारे में यहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट हमें बनाना है, और कौन से स्टेप्स रहते हैं, किस तरीके से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, अपने टोटल जो हमारा जो काम है उसको किस तरीके से ब्रेक करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। यानी आप लोग इस तरीके से, यानी यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायफ्राम वॉल का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, और प्रोजेक्ट बनता है ईपीएस के अंदर। तो पहला काम क्या हो गया, आपका ईपीएस बनाना हुआ। तो ये जो आप देख रहे हो ये तो आपको एक रैंडम विंडो आपको यहाँ पे देखने को मिली है, तो जिसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने की चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। तो अभी आप जो है वो एक्टिविटीज़ विंडो पर हैं, प्रोजेक्ट विंडो पे यहाँ पे नहीं है। ये आपके जो आप देख रहे हो ये एक्टिविटीज़ विंडो पे, यानी एक पर्टिकुलर जो आपका सैम्पल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपका खुला हुआ है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो जाना है आपको प्रोजेक्ट विंडो पे। तो हम यहाँ पे सीधा प्रोजेक्ट विंडो पे चलते हैं। ये रही आपकी प्रोजेक्ट विंडो, और ये एक्टिविटी विंडो को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। फिलहाल इसका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब जो है आपके सामने स्क्रीन पे ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको यही मिलेंगे, क्योंकि ये सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। जब भी आप स्टार्ट करते हो, यानी इनिशियल स्टार्ट करते हो, प्राइमरी को लोड करोगे, तो ये सारे सैम्पल प्रोजेक्ट आपको एज इट इज़ मिलेंगे। लेकिन हमें तो अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। हालांकि इन सैम्पल प्रोजेक्ट का बहुत ही यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है प्राइमरी को लर्न करने में, वो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल डायफ्राम वॉल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना ईपीएस बनाना है। तो ईपीएस बनाने के लिए आपको क्या करना है, चलते हैं भाई अपना एक ईपीएस बना लेते हैं और उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिख देता हूँ। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ INDG, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिगो प्राइवेट लिमिटेड। मैंने जस्ट ऐसे ही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो आप वो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, एक ईपीएस बना दिया, ठीक है, जो हमारा लास्ट में आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें अपना डायफ्राम वॉल का प्रोजेक्ट यहाँ पे लेकर आना है। तो आप क्या काम करोगे, तो प्रोजेक्ट बनाओगे, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइल पे जाइए एंड न्यू पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद अपना ईपीएस सेलेक्ट करिए यहाँ से जो हमने बनाया है। ये रहा हमारा ईपीएस। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी। अब से फॉर एग्जांपल आपकी प्रोजेक्ट आईडी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो आईडी बनाना और किस तरीके से प्रोजेक्ट का नाम, ये सब चीज़ें जो करी जाती हैं, ये ऐसे ही आपको नहीं है कि कोई भी आके बता दे। इन सब में आपस में कनेक्शन है, बिकॉज मैनेजमेंट जब आप करते हो तो उसमें आपको ख़ास तौर से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, आप जिस भी टर्मिनोलॉजी से समझिए, वो आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट आईडी मैं ऐसी दे देता हूँ, जैसे डी वॉल, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया सेक्टर
डी वॉल सेक्टर 125, ओके। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया या क्लाइंट का नाम दे दिया, जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका ट्विन स्क्वायर, ठीक है। तो ये ले लिया हमने ट्विन स्क्वायर, ठीक है। और DW इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और जितने भी आपकी यहाँ पे थिकनेस है वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है। इन सभी चीज़ों को मैं ऑलरेडी जब अपना कोर्स में बात करता हूँ तो काफ़ी आपस में जो सारी चीज़ें रिलेट होती हैं, किस तरीके से करना होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पे कवर कराता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे हमें किया, और फिलहाल OBS की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम इन सब चीज़ों को पहले से ही देख चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डी वॉल सेक्टर 125 ट्विन स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और चाहे तो आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप जाएं और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लीजिए। फॉन्ट वॉन्ट अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, मेरी नज़र में थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट मिनट, आई थिंक ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये ठीक है, और अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी अपनी प्रोजेक्ट विंडो को। अब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन अब असल बात आती है कि आपने ये जो मैंने आपको SOP समझाई थी, ठीक है, यानी इस एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की जो SOP समझाई थी, उस कंप्लीट प्रोजेक्ट को आप क्लोजली मॉनिटर करने के लिए एक अच्छा प्लानर क्या करेगा कि उसको पैकेजेस में ब्रेक डाउन कर देगा, जिसको हम यहाँ पे मैनेजमेंट की लाइन में, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइन में हम बोलते हैं उसको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जो मैं WBS बनाऊंगा वो भी आपको यहाँ पे समझना होगा कि किस तरीके से आपको बनानी है। और ये जो कंप्लीट जो प्रोजेक्ट को जो हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो करने जा रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट कोर्स बनाया हुआ है, जो कि हमारी एप्लीकेशन पे आपको PPM के नाम से आपको मिल जाएगा। और अगर आप MSP के साथ उसको खरीदना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो चलिए अब हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे WBS विंडो पे सीधा स्विच किया है, और ये जो आप देख रहे हो ये सारे प्रोजेक्ट्स की है। अब हमें इन प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें तो इस प्रोजेक्ट से मतलब है, यानी हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, ज़रा सा रुकिए, ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो यहाँ पे करना ज़रूरी है, मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें ओपन है, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, और अपना वाला प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, और अब यहाँ पे जब आप चलेंगे WBS पे तो आपको सिंपली आपका वही प्रोजेक्ट मिलेगा जिस पे आपको वर्क करना है। तो मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट को कुछ पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक करना है, तो उनको यहाँ पे मैं लोड करना जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है प्रोजेक्ट का इनिशिएशन फेज, ठीक है। इन सारी टर्मिनोलॉजीज को आपको समझना पड़ेगा। इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन फेज। तो ये पहला ब्रेकडाउन मैंने कर दिया, दूसरा और तीसरा यहाँ पे लगभग मैं यहाँ पे उसमें कुछ पार्ट में तोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने लिया। सेकंड फेज हो गया आपका डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है आपका यहाँ पे, वो मैंने तोड़ दिया है परमिटिंग एंड अप्रूवल्स, ठीक है। परमिशंस एंड अप्रूवल्स करके भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है।
और फिर यहाँ पे हमने ऐड किया, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोक्योरमेंट एंड नेक्स्ट यहाँ से आपका चलेगा, वो चलेगा आपका साइट प्रिपरेशन, एंड नेक्स्ट यहाँ पे है आपका डायफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क भी आप लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ओनली कंस्ट्रक्शन। तो ये मैंने कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उनको एक पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। और अब यहाँ पे जब हम एक्टिविटीज़ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को ये सारा जो विंडो है, यानी आपका जो लेआउट है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक बार इसको आप यहाँ पर रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा जो हमने लेआउट हमें यहाँ पे रखना था वो यहाँ पे सेट हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पे मैं थोड़ी सी बहुत और चेंजेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी जो दिख रही है ये मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देता हूँ बेसिकली। यहाँ से ये बहुत मुझे गंदा लग रहा है और आप भी इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना सीख लीजिए कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो उसके लिए आप ग्रुप एंड सॉर्ट में चले जाइए और मुझे ये आईडी नहीं चाहिए, ये बहुत गंदी लग रही है, तो मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो एक्टिविटी यहाँ पे आईडी आएगी, एक्टिविटी आईडी, ओरिजिनल ड्यूरेशन, एक्टिविटी नेम, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। तो थोड़ा सा लेआउट भी अच्छा होना चाहिए ना, जो देखने में भी थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नेम इधर होना चाहिए, ओरिजिनल ड्यूरेशन इधर होना चाहिए। तो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। ये एक्टिविटी नेम हो गया ऊपर, ड्यूरेशन शेड्यूल % की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी हमारे सामने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डी वॉल था उसको मैंने एक प्रोजेक्ट को पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ये वही पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के अंदर मैं फिर एक्टिविटीज़ को लोड करूंगा। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो पे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोफेशनल टास्क बोलिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होंगी। तो वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अब मैं लोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसी यानी पार्ट फर्स्ट, यानी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि WBS1 में आपको वो ऐड करनी है एक्टिविटीज़। तो राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ को लोड किया। तो पहली एक्टिविटी का जो नाम है वो यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोजेक्ट चार्टर, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, और इसके यहाँ पे ओरिजिनल ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे इसको 1 दिन दे दिया। हालांकि ये ओरिजिनल ड्यूरेशन कैलकुलेशन ये जो आपकी प्रोडक्टिविटी और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है। तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ये सारी चीज़ें आपको पता भी चल जाएंगी। लेकिन जो एक्टिविटीज़ आपकी रिसोर्स डिपेंडेंट होती हैं तो उस केस में आपको प्रोडक्टिविटी के बिहाफ पे ही आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, फर्दर इसमें और भी एक्टिविटीज़ हैं, मैं 2 से 4 एक्टिविटीज़ यहाँ पे ले लेता हूँ एक साथ, फिर यहाँ पे उनकी नेमिंग कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी जो एक्टिविटी आएगी वो आएगी आपकी स्टेक होल्डर, यानी आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। एंड जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है वाली एक्टिविटीज़, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। तो एक अच्छा प्लानर लेके चलता है और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन भी यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। और यहाँ से हम इसको इधर ले आए, थोड़ा गैंट चार्ट को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये ठीक ठाक देखने में भी लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये आपकी किक ऑफ मीटिंग्स हैं।
किक ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेस है हमारा यानी WBS है, वो है आपका डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। अब इसमें जो एक्टिविटीज़ होंगी हमें वो लिखनी है, तो राइट क्लिक हमने यहाँ पे किया, नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी यहाँ पर आ चुकी है, वो है आपका रिव्यू ऑफ डायफ्राम वॉल, यानी डी वॉल लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, डी वॉल डिज़ाइन। याद रहे ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को कि किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। ये स्टेप्स थोड़े बहुत और भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, यानी और ज़्यादा डिटेल में जा सकते हो, तो आपको इन स्टेप्स पे स्टिक नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वेज है, साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी जो आ रही है वो है आपकी होगी फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ठीक है, यानी डिज़ाइन फाइनलाइजेशन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, डिज़ाइन फाइनलाइजेशन। और नेक्स्ट एक्टिविटी होनी चाहिए इसके अंदर जो कि होगी वो होगी आपकी डिज़ाइन अप्रूवल्स, ठीक है, ऑब्टेनिंग डिज़ाइन अप्रूवल्स ऐसे आप लिख सकते हैं, ऑब्टेनिंग डिज़ाइन अप्रूवल्स, ठीक है। बहुत सारे प्लानिंग इंजीनियर जो हैं वो GFC ड्राइंग समथिंग लाइक इस तरीके से भी आप लिखते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो आपका परमिशंस एंड अप्रूवल है। इसमें आपको क्या डालना होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ भी हम कुछ एक्टिविटीज़ लोड कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल 1 से 2 एक्टिविटी मैं यहाँ पे लोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये पहली एक्टिविटी यहाँ पे दे देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन परमिट, यानी ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स, एंड सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ एनवायरमेंटल परमिट, ठीक है। तो एक काम ये कर लीजिए, इसको हम शिफ्ट वो कर देते हैं, फिल डाउन कर देते हैं, और यहाँ से ठीक है, ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा परमिट एंड अप्रूवल्स में यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो आपका प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट में भी हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज लोड करनी होगी, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक तरीके से प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना होगा, प्रिपेयरिंग प्रोक्योरमेंट प्लान, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे ले लेते हैं, वो है आपका प्रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, या फिर जो भी आप यहाँ पे मटेरियल्स भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने यहाँ पे लिख दिया बेंटोनाइट स्लरी या पॉलीमर स्लरी, पॉलीमर स्लरी। देन उसके बाद नेक्स्ट आपने ऐड कर दिया यहाँ पे कंक्रीट, ठीक है। ये आपका बेसिकली मटेरियल हो गया। साथ साथ आप यहाँ पे एक तरीके से जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट में भी आप इसमें एज इक्विपमेंट और मटेरियल 2 पार्ट में भी आप इस WBS को तोड़ सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे कर्सा ग्रांडे भी लिख दिया, यानी ग्रैबिंग मशीन भी लिख दीजिए, ठीक है, ग्रैबिंग मशीन, ठीक है। एंड फिर एक और आपने यहाँ पे ऐड किया जो हो गया यहाँ पे आपने क्रेन, पंप्स, ये सब आपने इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं एक और एक्टिविटी नहीं, इसी में आप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ खाली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो भी प्रोक्योरमेंट में होगा आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर आपका साइट प्रिपरेशन है, तो इसमें भी आपको कुछ एक्टिविटीज़ लोड करनी होगी। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने साइट अगर आपकी क्लियर आपको करनी होगी तो साइट क्लियरेंस पहले ले लीजिए, ठीक है।
साइट क्लियरेंस हो गया यहाँ पर, और फिर और एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि सेटअप ऑफ टेम्परेरी फैसिलिटीज़, ठीक है, सेटअप टेम्पररी फैसिलिटीज़, एंड यहाँ पे एक और एक्टिविटी ले लेते हैं जो कि मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड वॉल ले लीजिए, या अब यहाँ पे लेआउट एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड वॉल, वो सारी आप एक्टिविटीज़ को ले सकते हैं। चाहे तो आप 1 बाय 1 लीजिए या फिर एक्टिविटी स्टेप्स करके भी आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी वॉल ले रहा हूँ, आपका लेता हूँ, ठीक है, गाइड वॉल्स नॉट ग्रेविटी वॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड वॉल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज अब साइट प्रिपरेशन में जो हमने यहाँ पे लिया कि साइट क्लियरेंस हो गया, टेम्परेरी फैसिलिटीज़ को हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड वॉल्स को कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका डी वॉल का कंस्ट्रक्शन है। तो डी वॉल की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे डालनी होंगी, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। अब गाइड वॉल्स के बाद आपको क्या करना होगा, तो वो सीक्वेंस में जो मैंने आपको समझाई है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैबिंग हो गई, जो मैंने आपको बोली थी, जितनी भी होगी, से फॉर एग्जांपल मैंने 17 मीटर डेप्थ की बात करूं, या जो भी है आपकी, ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितनी भी होगी वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्रैबिंग करने के बाद उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे रहती है वो आपका रहता है कि जो मैंने अभी आपको बताया था, वो इंस्टॉलेशन ऑफ केजेस, देन केजेस इंस्टॉलेशन कर दिया, और केजेस के बाद यहाँ पे आप जो है एक तरीके से स्टॉप एंड को भी आप लोअरिंग ले सकते हैं, ठीक है, स्टॉप एंड लोअरिंग, ठीक है, स्टॉप एंड लोअरिंग हो गया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो रहेगा, आप यहाँ पे आप ट्रमी लोअरिंग भी, कास्टिंग की जो लिए जो आप पहले से सेट जो लेते हैं एक्टिविटीज़, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रमी लोअरिंग एंड देन उसके बाद कॉन्क्रीटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रमी लोअरिंग, अदरवाइज डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग इंजीनियर के माइंड पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से उसने चीज़ों को समझा हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से समझ के, यानी जो भी उसमें जो टाइम पीरियड है, तो किस तरीके से वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे सब चीज़ों को वो लोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कास्टिंग लिख दिया, या कॉन्क्रीटिंग आप ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, कॉन्क्रीटिंग, ठीक है, कॉन्क्रीटिंग डी वॉल। और इतना करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैनल पे स्विच कर जाएंगे, बिकॉज ये पैनल टू पैनल डायफ्राम वॉल के अंदर यहाँ पे काम चलता है। अब सभी का जो ड्यूरेशन है ये यहाँ पे 5-5 है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसमें यहाँ पे 5 मैंने ले लिया, से फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, और डिज़ाइन फाइनलाइजेशन में मैंने 6 डेज़ ले लिए, डिज़ाइन अप्रूवल्स में मैंने यहाँ पे 4 डेज़ ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इसमें 3 दिन ले लीजिए, ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल परमिट्स में यहाँ पे आपने 2 दिन ले लिए, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे आपने ले लिया, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने परमिशन ले ली, और यहाँ पे ऑब्टेनिंग, इसको भी मैंने यहाँ पे 5 दिन दे दिया, और प्रिपेयरिंग प्रोक्योरमेंट प्लान, इसको मैंने 7 डेज़ ले लिया। यहाँ तो मैं डेज़ को रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है, बट ये आपके बेसिकली एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, बट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो सीक्वेंस ही समझ में आनी चाहिए, तभी आप प्लानिंग जो कि आप इनिशिएट कर पाओगे, ठीक है। स्टील रीइंफोर्समेंट, अब यहाँ पे ये जो डेज़ है, ये आप एक पैनल की बात कर रहे हैं या ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है कि ड्यूरेशन को आपको किस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करना है।
तो सभी चीज़ें करने के बाद आपको इन एक्टिविटीज़ के अंदर एक रिलेशनशिप देनी होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले से समझा चुका हूं। और रिलेशनशिप देने के बाद आपको शेड्यूल करना होता है। और अगर मैं यहाँ पे सभी में एक शेड्यूल यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि इस तरीके से आपको ड्यूरेशन देनी है। ड्यूरेशन देने के बाद आपको यहाँ पे आपस में रिलेशनशिप देनी होती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी हम दे लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन सारी एक्टिविटीज़ को देखिए, मैंने एक बारी में रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक आ चुका है। सेम इसी तरीके से फिर मैंने इनको स्टार्ट किया और यहाँ पे इस तरीके से इन एक्टिविटीज़ को भी मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, हालांकि इस एक्टिविटी और इस एक्टिविटी में रिलेशनशिप नहीं आई है तो कोई बात नहीं, इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और लिंक दे दीजिए। अब इस एक्टिविटीज़ में भी आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको सारी एक्टिविटीज़ को, सीक्वेंस को समझना है, देन उसमें आपस में जो है रिलेशनशिप देना है, उनकी ड्यूरेशंस को देना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे शेड्यूलिंग वगैरह कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ कर देता हूँ जो कि आपको देखने में सही लगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे फॉन्ट पे आप चले जाइए। थोड़ा सा फॉन्ट मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ और यहाँ पे फॉन्ट भी अब थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और भी अपने आप भी ये एडजस्ट हो जाता है। तो अगेन यहीं चलते हैं, इसकी जो हाइट देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने बढ़ा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी अपने इस लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। और सब एक्टिविटीज़ में आपको पहले लिंक देना होगा और लिंक देने के बाद ही आपको शेड्यूल करना होगा। तो यहाँ पे आपको लिंक का मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं यहीं पे इसको अप टू इस स्टेज तक मैं यहाँ पे शेड्यूल कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे शेड्यूल किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो हमने जितनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिंक दिया था उसके बिहाफ पे हमारी जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन आ रही है वो 34 डेज आ रही है, यानी 7 मार्च से स्टार्ट होके 23 अप्रैल तक जा रहा है। अब यहाँ तक जो आपको दिखाया मैंने, जो कि ये जितनी एक्टिविटीज़ में हमने लिंक दिया था, तो उसके हिसाब से तो 34 डेज़ का आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आ रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट इतने दिन में ही हो रहा है, बिकॉज आपने बाकी एक्टिविटीज़ में तो लिंक दिया ही नहीं है। तो बाकी एक्टिविटीज़ में भी आपको लिंक देना होगा, जो कि आपके प्रोजेक्ट के यानी आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। तो एक प्लानिंग इंजीनियर अगर सेम इंडस्ट्री का वर्क कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिविल बैकग्राउंड से हूं तो मुझे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, तो किसको कहाँ पे प्लेस करना है ऑलरेडी मैं जानता हूँ। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेम बैकग्राउंड के हों और आपको सेम ही बैकग्राउंड का आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपको कभी डिफरेंट बैकग्राउंड का प्रोजेक्ट मिल जाए तो इन दैट केस आपको आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को या फिर क्वांटिटी एस्टिमेटर की हेल्प लेनी होती है और उसके बिहाफ पे आपको ये चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम बाकी एक्टिविटीज़ को भी इसी मैनर में यहाँ पे लिंक कर देते हैं खाली, और उसके बाद देखते हैं कि फर्दर हमारे क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। हालांकि मैं फिर से यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है इस वीडियो में कि आपको इन सब चीज़ों पे वर्क कैसे करना है, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को आपको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है यहाँ पे, यानी प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर के अंदर। टेक्निकल चीज़ें आपको खुद से सोच के ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस वाली एक्टिविटी से और लास्ट तक जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिया एंड उसके बाद लास्ट तक, ठीक है, यहाँ तक हम चले गए और यहाँ से हमने इनको लिंक कर दिया और लिंक करने के बाद अगेन यहाँ पे शेड्यूल हमने किया। सो अब देखते हैं क्या हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 34 डेज है। नो, अब हमारे प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो 114 डेज आ रही है। तो ये 7 मार्च से स्टार्ट होके 13 अगस्त तक हमारा प्रोजेक्ट जो है ये चला गया, यानी कि जो है टोटल 114 डेज आ रहे हैं। अब ये 114 डेज जो आप प्लानिंग कर रहे हो, ये क्या आप ऐसे ही कर दोगे? अगेन मेरा आंसर होगा नो, क्योंकि ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो आपको जो दिया गया है
उसको देखते हुए ही आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमएसपी हो या प्राइमावेरा हो, ये दोनों चीजें सीख तो लेते हैं, बट फिर से मैं ये कहूंगा कि जो आपस में कनेक्शन है, सॉफ्टवेयर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीजें किससे इंटर रिलेटेड है, क्या एस्टिमेशन का पार्ट आपको करना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या चीज है, इस पे भी ऑलरेडी मेरा एक कोर्स है हमारी एप्लीकेशन पे जिसका नाम है टेंडर मैनेजमेंट। तो वो कोर्स भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लानिंग इंजीनियर के लिए कई सारे डॉक्यूमेंटेशंस ज़रूरी होता है, उसको समझ होना कि किस तरीके से आपको कौन सा डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहता है, उसको रीड करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो उस पर भी हमारा जो कोर्स है टेंडर मैनेजमेंट का, तो उसको जाके भी आप अवेल कर सकते हैं। तो यहां तक आपको ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि हमें कैसे कैसे सारी चीज़ें काम करनी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये जो मेरा जो प्लान है जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया, यानी सारी एक्टिविटीज़ को हमने लोड किया, उसमें रिलेशनशिप दी और हमने एक तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर दिया कि ये हमारा ओरिजिनल शेड्यूल है, यानी इतने टाइम में स्टार्ट होगा और इतने दिन में हो जाना चाहिए। तो इसको हम टेक्निकली एक नाम देते हैं यहां पे बेसलाइन शेड्यूल। तो बेसलाइन शेड्यूल क्या आपको यहां पे दिखाई दे रहा है? अभी ये बेसलाइन शेड्यूल नहीं है, आपको इस शेड्यूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसलाइन शेड्यूल में। तो वो कैसे होगा, वो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको यहां पे जाना है प्रोजेक्ट्स पे और यहां पे मेंटेन अ बेसलाइन, यहां पे आपको बेसलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। आपने यहां पे बेसलाइन क्रिएट कर दी और अब इस प्रोजेक्ट की बेसलाइन को दोबारा से जाके इसको असाइन करना होगा इसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो ये हमारी बेसलाइन यहां पे असाइन हमने यहां पे कर दी है, ठीक है। तो अब हमारी बेसलाइन भी प्रोजेक्ट की यहां पे असाइन हो चुकी है, लेकिन बेसलाइन यहां पे दिखाई नहीं दे रही। तो दिखाई देने के लिए आपको इधर ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो आपका गैंट चार्ट वाला पोर्शन है, यहां पे उस बेसलाइन को आपको ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए आप बार्स में चले जाइए और यहां पे अपनी प्राइमरी बेसलाइन को ढूंढ लीजिए। जैसे ही आपने अप्लाई किया है यहां पे, आपको आपके गैंट चार्ट पोर्शन में आपको नीचे से एक लाइन यहां पे दिखाई दे रही है जो कि आपके बार्स के बिल्कुल ठीक पैरेलली चल रही है। यही आपकी रिप्रेजेंट करती है बेसलाइन, ठीक है। अब ये बेसलाइन का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएंगी जब आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, तब जाके ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि एक्चुअल में बेसलाइन का क्या काम है, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट बेसलाइन शेड्यूल बन गया। अब बेसलाइन शेड्यूल बनने के बाद आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी अगर आपसे क्लाइंट मांगता है कि भाई मुझे बेसलाइन शेड्यूल दे दो, यानी कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ इस प्रोजेक्ट को आप लेके जा रहे हो, तो वो आपका बेसलाइन शेड्यूल हो गया। तो ये आपको क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होगा, यानी इसको सबमिट करना होगा। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे और प्रिंट व्यू में जाएंगे, यानी प्रिंट सेटअप में चले जाइए पहले आप प्रिंट सेटअप में, और उसके बाद देख लीजिए कि किस तरीके से आपका प्रिंट वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जाइए प्रिंट प्रीव्यू पे, ठीक है। तो आपका ये प्रिंट प्रीव्यू आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो आपको यही चीज़ें आपको सबमिट करनी होती हैं। अगर आप यहाँ देखें कि मैंने यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और इंस्टॉलेशन ऑफ केजेस तक गया है, लेकिन एक दो पार्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हो, यानी 100% है। इसको थोड़ा सा और कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। सो आई थिंक अब आ जानी चाहिए। देखिए स्टॉप एंड लोडिंग हो गया। अगेन यहाँ पे मैं दो पार्ट यानी दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे और कम करी हैं। ट्रमी लोडिंग हो गया, एक 94 यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे नहीं आया, 92 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक मेरा काम हो गया, यानी ये जो आप देख रहे हो, अब जो भी हमने यहाँ पे एक्टिविटीज अपनी ली थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो यही आपको सबमिट करना होता है, यही आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। इसमें मेन जो चीज आती है वो आपका ये है कि क्लाइंट जो देख रहा है वो आपकी ओरिजिनल ड्यूरेशन,
ठीक है, स्टार्टिंग डेट और फिनिश डेट ये आपका बेसलाइन शेड्यूल है, ये आपसे मांगा जा रहा है जो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, गौर से आप देखिए कि आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आ रहा है और ये सब चीज़ें आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये था एक कंप्लीट डायफ्राम वॉल का कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट को किस तरीके से आपको लोड करना है, यानी प्लानिंग करनी है आपको। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो, डायफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग अगर आपको करनी होगी तो किस तरीके से आप यहाँ पे प्राइमेरा के अंदर काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और PTS CAD एक्सपर्ट को देखते रहिएगा। थैंक यू। Hello, I am Ramesh Avdal. I am doing my BTech in mechanical engineering. Basically, I am studying in project management and project management tool like Primavera P6. So I recommend you to join our PTS CAD expert team to teach about Primavera P6 to in the help of and guidance of Sufyan Saeed sir. It is very appreciable teacher in Primavera and project management professionals tool. So I can recommended you to learn Primavera P6 under the guidance of Sufyan Saeed sir. He is very talented and experienced person and teacher. Thank you. हेलो जी, मैं विनोद कुमार, वर्किंग एज ए प्लानिंग लीड इन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्राइमावेरा के बारे में बहुत सालों से सोचता था कैसे होगा, कौन बताएगा, कैसे सीखूँगा, कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता था। बिकॉज़ इंडिया में तो ज़्यादातर प्राइमावेरा पे काम होता नहीं है फुल थ्रू आउट, और मैं इसमें था कि कैसे इसको सीखूँ अच्छे से। बट मेरा खोज ख़त्म हुआ जब सुफियान सईद सर से मेरा मुलाकात हुआ ऑनलाइन, और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइमावेरा बताया थ्रू बॉटम टू टॉप, और एक एक चीज़ बेसिक्स मुझे क्लियर हो गया। मुझे जो कन्फ्यूज़न था सब क्लियर हो गया। तो अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा अगर आपको सीखना हो तो आप PTS CAD एकेडमी सुफियान सईद सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। Thanks. Hi, I am Milan Nandi. My qualification is BTech in Civil Engineering. Now I am working Alwali Construction India Limited as a site engineer. I have 5 years experience. I have joined Primavera P6 and PTS CAD expert. Our mentor is Sufyan sir. I'm very thankful to Sufyan sir and PTS CAD expert. Actually, Sufyan sir teach us very simple way. I'm very thankful to get such a sir. Thank you. Hi, I'm Samsuddin Alam. I am graduate civil engineer and MBA in project management. Currently, I am working in the Gulf Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. I have more than 8 years of experience. Currently, I have joined Primavera course in PTS CAD expert, and I want to thank to the engineer Sufyan Saeed. He is our mentor, he is our guide for the Primavera course, and he is explaining everything, every course content in easy way, and I find very helpful his guidance. And I want to heartfully thank to the engineer Sufyan Saeed and PTS CAD expert, and I am highly recommending the engineer Sufyan Saeed for his mentorship. Thank you guys. Hi, I am Sachin Dute, project manager of Mumbai Metro Line 4 of HSCA 10. I hope the message find you well. I wanted to express my deepest gratitude for your exceptional teaching and guidance during the Primavera learning session. Once again, thanking you, Sufyan Saeed sir, for your dedication, mentorships and support, and making confident in Primavera software handling in techno-savvy world. Thank you so much. आज गुड मॉर्निंग, मैं रिजवान अंसारी फ्रॉम बिहार। अभी मैं सऊदी अरबिया में एज अ प्लानर जॉब कर रहा हूँ। यदि आप भी अपने करियर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन फील्ड में एज अ प्लानर बनाना चाहते हैं, जहाँ पे किसी वर्क ऑर्डर, वर्क प्रोग्राम डिटेल्स, एक्टिविटी
एक्टिविटी रिसोर्स एज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, जिसको जानने के लिए आपको वर्क एग्रीमेंट को रीड करना है और क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट के स्कोप में कन्वर्ट करना और रिसोर्स प्रोग्राम कॉस्ट कंट्रोल, ये सब जानने के लिए आप PTS कैड एक्सपर्ट मिस्टर सुफियान सर को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे वो रियल इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि आपका स्किल डेवलपमेंट और इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर होते हैं। तो प्लीज़ गो एंड विजिट आवर PTS कैड एक्सपर्ट मिस प्राइमवेरा PC सईद सुफियान सर। Hello, I'm Jiaul Haq. I would like to introduce myself. I have done the BTech in Mechanical Engineering. I started my career in 2016 at oil and gas field. So basically I have work experience with the various projects with the EPC, EPCM and JVU company. So basically they use the P6 schedule. So I have curiosity to learn the P6, but I couldn't get any good teacher at any platform. But one day I got some reference about the Mr. Sufyan Said, who runs the PTS CAD. So I joined his classes, and finally he has been started to providing the live classes. So I am the part of the live classes. So I have learned the very depth way with the good side experience and the very depth software knowledge, because he is very fantastic teacher. He has a very depth knowledge. So finally I can say I have something in the P6. So I would like to recommend to all students who want to make his career in planning, so go to the PTS CAD and join to Mr. Sufyan Said for his bright future. Thank you very much. Hello, this is Said Rahman Khan. I am working as a project engineer in United Arab Emirates. I want to shift my career in planning engineer. That's why I was searching for some tutors, some academy to join this course. I saw some video from the YouTube of Sufyan sir. I found it very interesting the way he teaches. So I joined this course, and up to now I am very satisfactory the way he is teaching, and he is going from each step by step, projects, activities, resources in very sequence wise, and all the detailing and how we will assign for a particular project and the details inside it. So I found, and he is very participative when he is, even I feel as like I am present in the physical class. So I appreciate so much for his teaching. Thank you so much.